So, in this playlist, we were doing the theory of accountancy BBA semester 3. So, in the last lecture, we have completed chapter number 6, part 1, in which we have seen responsibility accounting. And हमने इसमें बहुत सारे टॉपिक्स कवर किए थे. Today we'll be starting with the responsibility center. तो let me just give you a short recap. Responsibility accounting क्या होता था? Responsibility accounting means, for example, being a manager, I am responsible for my work. For example, I am into production department and I am the manager of that department. तो अगर उस डिपार्टमेंट में कोई भी प्रॉब्लम आएगा तो वो मेरे साथ वो चीजें मेरे से पूछेंगे, राइट? सो बीइंग अ मैनेजर वो चीजें मेरे से पूछेंगे. सो आई हैव द रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग फॉर दैट. ओके, अब रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर्स क्या होते हैं? लेट्स स्टार्ट विद दिस टॉपिक. सो रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर एक ऐसा यूनिट होता है डिपार्टमेंट का, या इसको हम यूनिट बोल सकते हैं, हम डिपार्टमेंट बोल सकते हैं, या एक सेगमेंट बोल सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, दिस इज अ बिग ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है, इसमें एक छोटा सा पार्ट है या एक छोटा सा डिपार्टमेंट हम बोल सकते हैं. डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं एक बिजनेस में. ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल ये प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है. ठीक है, एक छोटा सा डिपार्टमेंट है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, राइट? फॉर विच अ मैनेजर रिस्पॉन्सिबल, एक मैनेजर इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है. सो दैट इज रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर. एक बिजनेस में जब डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं एंड एक मैनेजर उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, दैट इज रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर, राइट? इट इज लाइक अ स्मॉल इंजन इनसाइड द कंपनी. अब एक छोटे से इंजन की तरह काम करता है, राइट? अब फॉर एग्जाम्पल मैंने एक टी शर्ट प्रोड्यूस करनी है. ठीक है, उस टी शर्ट पे मेरी कितनी कॉस्ट आएगी, कितनी रेवेन्यू होनी चाहिए, ठीक है, या उसको प्रोड्यूस करने में मेरी क्या क्या चीजें लग रही हैं या जो भी. ठीक है, ये प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का मैनेजर ही बताएगा. अगर इनमें से कुछ भी चीजें में गड़बड़ होती है, सो दैट प्रोडक्शन डिपार्टमेंट विल बी रिस्पॉन्सिबल. ओके, सो एक ये मतलब स्मॉल इंजन टाइप्स होता है बहुत बड़ी कंपनीज में, जिसपे जो इनपुट होता है वो कॉस्ट होती है एंड जो आउटपुट होता है वो रेवेन्यू या हम गुड्स बोल सकते हैं. ये सारी चीजें होती है, राइट? फॉर एग्जाम्पल, आई नीड टू प्रोड्यूस अ टी शर्ट. ठीक है, अब उसके लिए बीइंग अ प्रोडक्शन मैनेजर मैं क्या करूंगी? पहले मैं इस पे कॉस्ट लगाऊंगी, फिर मैं टी शर्ट बनाऊंगी एंड फिर उसके बाद मेरे को कोई गुड्स मिलेंगे, फिनिश गुड्स मिलेंगे मेरे को, राइट? तो अगर इसमें कोई भी प्रॉब्लम होती है तो वो मेरे को आके पकड़ेंगे. सो दैट इज बेसिकली रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर. ठीक है जी. अब इसमें बहुत सारे टाइप्स भी होते हैं, जैसे कि कॉस्ट सेंटर हो गया, रेवेन्यू सेंटर हो गया, प्रॉफिट सेंटर हो गया, इन्वेस्टमेंट सेंटर हो गया. पहले हम इतनी इंट्रोडक्शन को रीड करते हैं. ओके, so the responsibility center represent a sphere of authority and decision points in the large organization. अब being a production manager, ये मेरे को डिसीजन लेना पड़ेगा कि मेरी कितनी कॉस्ट लगनी चाहिए टी शर्ट के लिए, क्या उसमें मेरा प्रॉफिट ऐड होना चाहिए, क्या मेरा गुड कैसे बन के आना चाहिए, राइट? सो इफेक्टिव कंट्रोल के लिए अ लार्ज फर्म इज यूजुअली डिवाइडेड इनटू मीनिंगफुल सेगमेंट्स, डिपार्टमेंट्स और डिविजन्स. दीज डिविजन्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज कॉल्ड एज रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर. ये मैंने आपको सेम चीज यहाँ पे बताई, ये जो मैंने आपको ड्रॉ करके बताया कि एक ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग डिपार्टमेंट्स या सेगमेंट्स होते हैं, उसका जो मैनेजर होता है उसको, या हम जो डिपार्टमेंट होता है उसको हम रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर बोलते हैं, राइट? अ रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर इज लाइक अ इंजन दैट इट हैज इनपुट्स which are physical quantity materials, hours and various types of labors and variety of services. It works with these resources. Working capital and fixed assets are also required. As a result of the work, it produces output which is classified either the goods, tangible assets or services if they are intangible. As I said, same सारी चीजें मैंने आपको बताई कि अगर एक सपोज ये डिपार्टमेंट है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर कहलाएगा. इसकी मैं मैनेजर हूं, मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटेंट कहलाऊंगी. ठीक है जी. फिर मैं कुछ भी अप्लाई करूंगी, कोई भी फिजिकल यूनिट में लगाऊंगी, फॉर एग्जांपल लेबर होगी या मेरे पैसे होगी या मेरी कैपिटल होगी, कुछ भी. फिर मैं उस गुड्स के ऊपर काम करूंगी एंड फाइनली मेरे को वो गुड्स या सर्विसेज मिल जाएंगे. सो दिस इज हाउ अ रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर वर्क्स. आई होप इट्स क्लियर टू यू. फाइन. सो द नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर. अब इनके टाइप्स क्या होते हैं? पहला आ जाता है कॉस्ट और एक्सपेंस सेंटर. ठीक है, अब इसमें नाम से ही समझ में आ रही है, ये सब चीजें ना नाम से समझ में आ जाती हैं. स्टिल
A department where the manager is responsible only for controlling cost. Okay, let me write there. ठीक है, जब हमने इन शॉर्ट ये सारी चीजें रिवीजन करनी है तो हमारे पास ये चीजें लिखी होनी चाहिए. डिपार्टमेंट वेयर मैनेजर इज responsible for only controlling cost. ठीक है जी. तो अब कॉस्ट सेंटर क्या है? जैसे प्रोडक्शन सेंटर है, हमने बोला था. ठीक है, हम ये छोटा सा डिपार्टमेंट है, ये प्रोडक्शन का डिपार्टमेंट है. ठीक है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, तो इसको हमने बोल दिया था रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर ऑफ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट. ऐसे ही अगर कॉस्ट का होगा, अब इसमें कोई भी प्रॉब्लम आएगी इस सेंटर में तो इस मैनेजर को पकड़ा जाएगा. अब सपोज कॉस्ट सेंटर में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है, तो ऑब्वियसली क्या होगा, ये भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर होगा जिसमें सिर्फ कॉस्ट को देखा जाएगा. सिर्फ और सिर्फ किसको देखा जाएगा? कॉस्ट को. कॉस्ट में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, फॉर एग्जाम्पल हम बोल सकते हैं कि जैसे कुछ भी, ठीक है, जैसे कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, ठीक है, उसमें मटेरियल देखना होता है, लेबर देखनी होती है, ओवरहेड कॉस्ट देखनी होती है, यानी कि डिपार्टमेंट को मेंटेन करना होता है. अब इनका लेना देना कोई भी रेवेन्यू के साथ नहीं होगा. ठीक है, ये सिर्फ कॉस्ट देखेंगे, दैट इज कॉस्ट सेंटर. रेवेन्यू सेंटर में ये सारी चीजें सेम, और वो वहां पे क्या देखेंगे? ओनली फॉर जनरेटिंग रेवेन्यू. ठीक है जी, इसमें वो सारी चीजों के बारे में ध्यान रखेंगे जो कि रेवेन्यू के साथ रिलेटेड हो. ठीक है, फॉर एग्जांपल एक बंदे ने कितनी रेवेन्यू बनानी है, कितनी सेल्स होगी तो ही रेवेन्यू आएगी ना. ठीक है, तो इसमें सारी चीजें रेवेन्यू की देखी जाती है. फिर प्रॉफिट की. अब प्रॉफिट कैसे बनता है? प्रॉफिट बनता है जब हम फॉर एग्जाम्पल कोई भी कॉस्ट है हमारी, उसमें हम अपना प्रॉफिट ऐड करेंगे तो रेवेन्यू बनता है हमारा, राइट. तो अब हम क्या करेंगे कि इसमें हम क्या देखेंगे? इसमें हम कॉस्ट और रेवेन्यू, आई विल राइट इट इन डिटेल. तो इसमें हम क्या करेंगे? इसमें कॉस्ट प्लस रेवेन्यू दोनों को देखेंगे. ठीक है, तो ये बन जाएगा हमारा प्रॉफिट सेंटर. एक डिपार्टमेंट जहां पे रेवेन्यू और कॉस्ट दोनों का ध्यान रखा जाता है, दैट इज प्रॉफिट सेंटर. आगे आ जाता है इन्वेस्टमेंट सेंटर. अब यहाँ पे क्या होगा? इसमें रेवेन्यू प्लस कॉस्ट प्लस इन्वेस्टमेंट, इसमें तीनों पे ध्यान दिया जाएगा, दैट इज इन्वेस्टमेंट सेंटर. एंड इसकी परफॉर्मेंस किस पे जज होगी? ROI, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट. हम जो इन्वेस्ट किया, क्या हमें उस पर रिटर्न मिला या नहीं मिला. सो बेसिक चीजें आपको यही पता होनी चाहिए फॉर रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर्स. कॉस्ट है, कॉस्ट सेंटर नाम से समझ में आ रहा है, कॉस्ट के लिए ध्यान देगा, कितने पैसे हमारे लग रहे हैं, कितने पैसे किस डिपार्टमेंट में लग रहे हैं. ओके, अब मैं आपको एक ये भी चीज बता दूं. एक ये कंपनी है, ठीक है, ABC कंपनी है, इसमें ये प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, ये सेल्स डिपार्टमेंट है, ये हम बोल देते हैं कुछ भी HR डिपार्टमेंट है. इसकी कॉस्ट, इसकी कॉस्ट, इसकी कॉस्ट, इन सब कॉस्ट का काम कौन करेगा? कॉस्ट सेंटर. इसका रेवेन्यू, इसका रेवेन्यू, इसका रेवेन्यू, इन सब रेवेन्यू को कौन देखेगा? रेवेन्यू सेंटर. इसका प्रॉफिट, इसका प्रॉफिट, इसका प्रॉफिट कौन देखेगा? प्रॉफिट सेंटर. इसका इन्वेस्टमेंट, इसका इन्वेस्टमेंट, इसका इन्वेस्टमेंट कौन देखेगा? इन्वेस्टमेंट सेंटर. बेसिक चीज आपको क्लियर होगी. सब, अगर कोई कॉस्ट सेंटर है तो वो सभी डिपार्टमेंट्स की कॉस्ट पे ध्यान देगा. रेवेन्यू सेंटर है, सभी डिपार्टमेंट्स की रेवेन्यू पे ध्यान देगा. प्रॉफिट है, सभी डिपार्टमेंट्स की प्रॉफिट पे ध्यान देगा. ये दोनों चीजें. इन्वेस्टमेंट है, सभी डिपार्टमेंट्स की इन्वेस्टमेंट पे ध्यान देगा. आई होप इट्स क्लियर टू यू. सो
अगर हम इसके एक शॉर्ट समरी टाइप देखें तो कॉस्ट सेंटर सिर्फ कॉस्ट पे ध्यान देता है, रेवेन्यू सेंटर रेवेन्यू पे ध्यान देता है, प्रॉफिट बोथ रेवेन्यू एंड कॉस्ट पे ध्यान देता है, इन्वेस्टमेंट सेंटर प्रॉफिट मतलब कि इनडायरेक्टली प्रॉफिट ही हो गया ना अगर हम इसको देखें तो प्रॉफिट और इन्वेस्टमेंट दोनों पे ध्यान देता है। तो ये था आपका बेसिक इंट्रोडक्शन टाइप्स ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर के ऊपर। ठीक है जी। अब आगे इनके आगे जो भी लाइक एक्सप्लेनेशन हम बोल सकते हैं, राइट। अब हम इसको पढ़ेंगे। अब हम इतना डिटेल में नहीं जाएंगे, इसके जो जो चीजें हमारे लिए इंपॉर्टेंट होगी हम सिर्फ उन्हीं चीजों को पढ़ेंगे फॉर द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, राइट। क्योंकि इतना तो अब जिसके किसी को याद नहीं रहेगा। ओके, लेट्स स्टार्ट विद कॉस्ट सेंटर्स। मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी, आपने रीड करके लिखना खुद है। कॉस्ट सेंटर, कॉस्ट सेंटर एक कंपनी का ऐसा पार्ट होता है जहां पे मैनेजर सिर्फ कॉस्ट के लिए ही रिस्पॉन्सिबल ठहराया जाता है। कि मैंने ऊपर आपको बता दिया, कॉस्ट सेंटर के लिए सिर्फ कॉस्ट पे ही ध्यान दिया जाएगा, एक मैनेजर सिर्फ कॉस्ट पे ही ध्यान देगा। डिपार्टमेंट चाहे कोई भी हो, ये मैंने आपको बताया, चाहे प्रोडक्शन, चाहे सेल्स, चाहे एचआर, चाहे सर्विस डिपार्टमेंट, कोई भी डिपार्टमेंट हो, ये सारी चीजें मैंने आपको ये जो चीज मैंने आपको एक्सप्लेन करी ना, ये मैंने अभी यही एक्सप्लेन किया था। ठीक है, तो मैं अब इसके बारे में अब मैं इतना डिटेल में नहीं जाऊंगी, डिटेल मैंने पहले करवा दिया है। तो एक कॉस्ट सेंटर वैसा सेंटर होता है जिसपे एक मैनेजर सिर्फ कॉस्ट पे ध्यान देता है, चाहे वो कोई भी डिपार्टमेंट हो। यहाँ पे मैनेजर्स जो है वो कॉस्ट को कंट्रोल करने में हेल्प करते हैं। उन्होंने एक बजट बनाया होता है, हमारा बजट एक टी शर्ट को बनाने के लिए 50 रुपए है। अब अगर वो 60 रुपए हो गया तो कौन पकड़ा जाएगा? कॉस्ट सेंटर का मैनेजर, क्योंकि कॉस्ट इधर उधर हुई है। ठीक है जी, तो ये सारी चीजें देखता है कॉस्ट सेंटर वाला बंदा। अब इसमें भी आगे कुछ टाइप्स होते हैं, जैसे कि इंजीनियर्ड एक्सपेंस सेंटर और डिस्क्रिशनरी एक्सपेंस सेंटर। अब ये क्या होता है? अब इंजीनियर्ड में क्या होगा कि कॉस्ट कैन बी एस्टिमेटेड, इसमें कॉस्ट एस्टिमेट की जा सकती है, जैसे कि रॉ मटेरियल हो गया, जैसे कि लेबर हो गया, फैक्ट्री ओवरहेड हो गया, यानी कि जो भी ये सारे कॉस्ट होते हैं ये सारे एस्टिमेट पे देखे जाते हैं। पर जो ये है, जो डिस्क्रिशनरी है, इसमें क्या होगा? इसमें कॉस्ट डिपेंड करेगी मैनेजरियल डिसीजंस। ठीक है, इससे मैनेजमेंट के डिसीजंस के अकॉर्डिंग कॉस्ट डिपेंड करेगी। Engineered costs are those costs which can be estimated with a reasonable reality. For example, factory cost for direct material, direct labor, overheads, etc. An engineered cost has definite physical relationship with output. जो discretionary cost है for those which are no such engineered estimate is feasible. In these centers, the cost incurred depend upon the manager's decision. ये managers decision पे, ये estimate पे। ठीक है, इंजीनियर्ड, एस्टिमेटेड, डिस्क्रिशनरी डिसीजंस। ठीक है, याद रह जाएगा। इंजीनियर्ड जो एक्सपेंस है वो एस्टिमेटेड ईई, और जो डिस्क्रिशनरी है वो मैनेजर्स डिसीजंस। आई होप इट्स क्लियर। ठीक है, आगे आ जाते हैं। कॉस्ट सेंटर कैन ऑल्सो बी क्लासिफाइड ऑन द फॉलोइंग। अब ये इतना हमको डिटेल में नहीं जाना, ये हम नाम से ही समझ में हम देख लेंगे कि ये सेम चीज वही है जो मैंने आपको बताई थी। ये कंपनी है ABC कंपनी, इसमें बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं, 1 2 3 4 5 6। प्रोडक्शन, सर्विस, एक्लेरी, एडमिनिस्ट्रेशन, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, मार्केटिंग सेंटर, एटसेट्रा। ठीक है, इसकी कॉस्ट, 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 इन सब की कॉस्ट कौन देखेगा? कॉस्ट सेंटर। बस इतना आपको ध्यान में रखना है। 3 चीजें हैं कॉस्ट सेंटर में। पहला कि ये सिर्फ कॉस्ट पे ध्यान देता है, कोई भी कॉस्ट में ऊंच नीच हुई तो वो कॉस्ट मैनेजर को देखा जाएगा, पकड़ा जाएगा, राइट। कोई भी डिपार्टमेंट है, किसी की भी डिपार्टमेंट की कॉस्ट है तो भी कॉस्ट मैनेजर पकड़ा जाएगा। इसमें 2 क्लासिफिकेशन होती है, इंजीनियर और डिस्क्रिशनरी, वो मैंने आपको बता दिया। एंड ये डिपार्टमेंट्स के फंक्शनल बेसिस पे, फंक्शनल मींस जो भी डिपार्टमेंट्स है, डिपार्टमेंट्स के जो भी फंक्शंस हैं
दैट आर फंक्शनल बेसिस, ठीक है जी। तो ये उस पर भी डिपेंड करता है। दिस इज एज सिंपल एज दैट। नेक्स्ट आ गया जी रेवेन्यू। ये तो छोटा सा ही गया। रेवेन्यू में क्या है, रेवेन्यू मैंने आपको बताया ये सिर्फ किस पे डिपेंड करता है कि हमारा रेवेन्यू कितना हुआ, ये सिर्फ रेवेन्यू देखेगा। रेवेन्यू डिपार्टमेंट सिर्फ रेवेन्यू देखेगा। रेवेन्यू मीन्स इनकम, यानी कि हमारी कितनी सेल हुई, सेल के साथ ही हमारी रेवेन्यू आएगी ना, ठीक है जी। तो इसमें वो देखा जाएगा। इसमें ना कॉस्ट देखी जाएगी, ना प्रॉफिट देखा जाएगा, ना कुछ और देखा जाएगा। अब सेम चीज इसमें है, जितने मर्जी डिपार्टमेंट आप एक कंपनी के ले लो, सभी डिपार्टमेंट्स की रेवेन्यू सेंटर देखता है, ठीक है जी। डिपार्टमेंट कोई भी हो, रेवेन्यू सेंटर सभी डिपार्टमेंट्स की रेवेन्यू को देखेगा। और ये किस पे जज होता है, मैनेजर होता है ये मॉनेटरी टर्म्स पे, क्योंकि ऑब्वियसली हमारे पास पैसे हमारे पास जो रेवेन्यू है वो पैसों में आती है, ठीक है जी। इस पे सेल्स देखी जाएगी बेसिकली। नेक्स्ट आ गया जी हमारा प्रॉफिट सेंटर। अब प्रॉफिट सेंटर क्या है, प्रॉफिट सेंटर मींस जिसपे हम प्रॉफिट देखेंगे। प्रॉफिट मींस कॉस्ट प्लस रेवेन्यू, ठीक है। इसमें दोनों चीजों को देखा जाएगा। सो द परफॉर्मेंस इज जज्ड बाय प्रॉफिट। इस पे इन दोनों चीजों को देख के, ये प्लस करके नहीं बनता, ये वो मत कर देना, कॉस्ट एंड हम रेवेन्यू लिख देते हैं, ठीक है जी। तो इन दोनों को चीजों को देख के हम देखेंगे प्रॉफिट को। अब सेम चीज कोई भी डिपार्टमेंट है कंपनी का, सभी की जो प्रॉफिट है वो प्रॉफिट सेंटर ही देखेगा। ओके सो इसमें क्या है कि अब मेजर्स ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी है, ये अब इतना रीड करने की जरूरत नहीं है हमें, इतना बड़ा हमें बेसिक पता होना चाहिए कि क्या है, ठीक है जी। अब मेजर्स क्या है इसकी, राइट। measures of profitability, contribution, the performance of the managers of the profit center may be evaluated by the following measures। अब ऊपर परफॉर्मेंस किस पे मेजर हो रही थी, सेल पे, क्योंकि एट द एंड हमने सेल ही देखनी है ना, रेवेन्यू देखनी है, तो उस पे ऑब्वियसली मेजर होगी। अब इस पे कैसे होगी, कंट्रीब्यूशन मार्जिन, डायरेक्ट प्रॉफिट, कंट्रोलेबल प्रॉफिट, प्रॉफिट इनकम टैक्स बिफोर इनकम बिफोर टैक्स प्रॉफिट, इनकम आफ्टर टैक्स, नेट इनकम। यानी कि जो जो भी चीजें हमारी कॉस्ट एंड रेवेन्यू में आ रही हैं वो सारी इसमें देखी जाएंगी, ठीक है जी। ये जस्ट एक आपको ओवरव्यू लेना है, इतना डिटेल में हमें नहीं जाना कि हम सिंगल सिंगल का मीनिंग देखें, ठीक है। अब सूटेबिलिटी क्या है, ठीक है। पहले तो जो ऑर्गेनाइजेशन है वो डिसेंट्रलाइज्ड होना चाहिए। इसमें सेंट्रलाइजेशन मीन्स सब चीजों को छोड़ के एक चीजों पे ध्यान देना, दैट इज सेंट्रलाइजेशन, उसको एक तरह से सेंटर बना देना। डिसेंट्रलाइजेशन मीन्स जब हमने उन चीजों को नॉर्मल कर दिया, यानी कि हम सिर्फ एक पे ध्यान नहीं, सब चीजों पे ध्यान है, दैट इज डिसेंट्रलाइजेशन। मैनेजर के पास रिलेवेंट इंफॉर्मेशन होनी चाहिए एंड इंडिपेंडेंस होनी चाहिए, यानी कि जो हमारा मैनेजर है वो इतना अच्छा होना चाहिए कि वो प्रॉफिट हम उनको बता पाए। इंटरनल ट्रांसफर बिटवीन द डिवीजन शुड नॉट बी टू कॉम्प्लेक्स। अब इंटरनल ट्रांसफर एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में जब ट्रांसफर होता है तो प्रॉफिट की इधर उधर कई बार हो जाता है, तो वो नहीं होना चाहिए, ठीक है जी। एंड क्लियर परफॉर्मेंस मेजर मस्ट एग्जिस्ट। क्लियर परफॉर्मेंस होनी चाहिए, यानी कि जो मेजर हम करते हैं परफॉर्मेंस को कि कैसी परफॉर्मेंस रही वो एकदम क्लियरली दिखनी चाहिए। अब इसके एडवांटेजेस क्या है, एडवांटेजेस हैं कि ये इनिशिएट करता है, यहाँ पे अकाउंटेबिलिटी होती है। अगर बाय चांस प्रॉफिट में कोई ऊंच नीच होता है तो मैनेजर को पकड़ेंगे। यहाँ पे डिसीजंस बहुत फास्ट लिए जाते हैं, क्वालिटी ऑफ डिसीजंस होते हैं। यहाँ पे टॉप मैनेजमेंट का टाइम बचता है, राइट। यहाँ पे मैनेजर्स, ठीक है, मैनेजर्स होते हैं मिडल में, टॉप मिडल लोअर। अब मैनेजर्स होते हैं यहाँ पे, तो अगर ये सारा काम देखेंगे तो टॉप की सिरदर्दी नहीं रहेगी। और सेम उनने ये बात बता दी, क्विक डिसीजन मेकिंग, ठीक है जी। अब इसमें प्रॉफिट का भी प्रॉफिट कॉन्शियसनेस होती है, क्योंकि हमने देखना ही जब प्रॉफिट को है, तो अगर प्रॉफिट में कुछ गड़बड़ हुई तो हम इसी बंदे को पकड़ेंगे, तो प्रॉफिट हमारा सही सही जाता है। इस पे कंपटीशन बढ़ जाता है अमंग द अदर मैनेजर्स।
कि कौन अपना प्रॉफिट ज्यादा बता रहा है, एंड जो मैनेजर्स है उनकी ट्रेनिंग भी अच्छे से होती है फॉर द टॉप मैनेजमेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटीज। अगर उनकी प्रमोशन करनी है तो उनको अच्छे से प्रिपेयर किया जाता है। अब इस पे डिसएडवांटेजेस क्या है? टॉप लेवल का कोई भी कंट्रोल नहीं रहता है इस पे। कभी कभी रॉन्ग डिसीजंस भी लिए जा सकते हैं, ठीक है, रॉन्ग डिसीजंस भी लिए जा सकते हैं। उसके बाद कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है क्योंकि बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं, ठीक है, तो कई बार कॉन्फ्लिक्ट के भी चांसेस होते हैं। यहाँ पे शॉर्ट टर्म प्रॉफिट देखते हैं, ठीक है, यहाँ पे शॉर्ट टर्म प्रॉफिट देखते हैं, लॉन्ग टर्म का नहीं सोचते। एंड नेक्स्ट इज ट्रांसफर प्राइसिंग पॉलिसी, ये हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है जी। तो ये आपको कुछ छोटी छोटी चीजें याद रखनी जो मैंने अंडरलाइन की है, वो आपको बेसिकली ध्यान में रखनी है चीजें। नेक्स्ट इज इन्वेस्टमेंट सेंटर। इन्वेस्टमेंट सेंटर में अब क्या है, इसमें हमने क्या बोला था कि इसमें हम प्रॉफिट प्लस इन्वेस्टमेंट दोनों को देखते हैं। प्रॉफिट की क्लासिफिकेशन अगर हम देखें तो कॉस्ट प्लस रेवेन्यू जो हमने ऊपर पढ़ा, ठीक है, तो बेसिकली इसमें हमने ये देखना है, ठीक है। तो हम पेपर में भी ये लिखेंगे कि जो इन्वेस्टमेंट सेंटर होता है वो हाईएस्ट लेवल पे होता है। इसमें कॉस्ट रेवेन्यू और इन्वेस्टमेंट को देखते हैं। फॉर एग्जांपल एक सब्सिडरी कंपनी है और एक बड़ी डिवीजन है, फॉर एग्जांपल टाटा मोटर्स हो गए, ठीक है, तो ये कुछ इतना जरूरी नहीं है। फिर उसके बाद यहाँ पे जो परफॉर्मेंस है वो कैसे मेजर होगी, जैसे रेवेन्यू में सेल्स में मेजर हुई थी, प्रॉफिट में बहुत सारी चीजों में मेजर हुई थी। यहाँ पे है एसेट्स टू जनरेट प्रॉफिट। अब हम इन्वेस्टमेंट करते हैं मशीन्स पे, इन्वेस्टमेंट करते हैं बहुत सारी चीजों पे, क्यों? क्योंकि हमें प्रॉफिट चाहिए ऑब्वियसली, ठीक है जी। तो इन्वेस्टमेंट सेंटर वो सारी चीजें देखता है, राइट। तो उसके बाद आ गया कि दो मेथड्स होते हैं इसको इवैल्यूएट करने में। पहले तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, यानी कि क्या हमने जितना लगाया उतना हमें वापस मिल रहा है या नहीं। दूसरा है ईवी, यानी कि इकोनॉमिक वैल्यू एडेड या रेसिडुअल इनकम अप्रोच होती है, ठीक है। अब ओके, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कैसे कैलकुलेट करते हैं ये आपको पता होना चाहिए। पहले ऊपर नेट प्रॉफिट रखते हैं, कैपिटल एम्प्लॉयड टू 100, या ये फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला है, ठीक है। तो ये आप प्रैक्टिकल बाद में देख लेंगे, अभी हम थ्योरी कर रहे हैं, ठीक है। तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट या कैपिटल एम्प्लॉयड हम बोलते हैं, एक रिलेशनशिप होता है प्रॉफिट के बीच में और कैपिटल एम्प्लॉयड, यानी कि इसका दूसरा नाम है इन्वेस्टमेंट, ठीक है। तो ये दोनों में रिलेशन होता है। कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होता है? टोटल इन्वेस्टमेंट मेड इन द इन्वेस्टमेंट सेंटर, यानी कि टोटल इन्वेस्टमेंट, ये हमें जस्ट इसका मीनिंग याद करना है। टोटल इन्वेस्टमेंट मेड इन इन्वेस्टमेंट सेंटर, एक इन्वेस्टमेंट सेंटर है उसमें जितनी भी इन्वेस्टमेंट हमने की हुई है उसको हम बोलते हैं कैपिटल एम्प्लॉयड। हाउएवर जो नेट कैपिटल एम्प्लॉयड है उसमें क्या ऐड होगा? टोटल एसेट्स यूज लेस इट्स करंट लायबिलिटीज, ठीक है जी। तो ये आपको इतना जानने की जरूरत नहीं है वैसे तो, जस्ट आपको एक इसका ये भी पता होगा ना फॉर्मूला, तो वो भी चल जाएगा, ठीक है। बाकी आ गया ईवीए, ठीक है। ईवीए क्या होता है हम वो देख लेते हैं बड़ी, ओके। इकोनॉमिक वैल्यू एडेड, ठीक है। इससे इसका फॉर्मूला ये होता है नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स माइनस कॉस्ट ऑफ कैपिटल इनटू कैपिटल इन्वेस्टेड, या इसका ये फॉर्मूला या इसका ये फॉर्मूला है, ठीक है। अब जो इकोनॉमिक वैल्यू एडेड है ये इवैल्यूएशन करने के लिए होता है। दैट वाज ओरिजिनली एम्प्लॉयड बाय, ये इन बंदों ने किया था इसको, ठीक है। और इट इज वेरी पॉपुलर मेथड टू मेजर द सरप्लस वैल्यू क्रिएटेड बाय इन्वेस्टमेंट। अगर हमने किसी चीज में इन्वेस्टमेंट की है उससे हमें कितना रिटर्न मिल रहा है, तो ये एक एडवांस हम बोल सकते हैं, एडवांस मेथड है ये फाइंड आउट करने का, ठीक है जी। ईवीए को बेटर मेजर बोला गया है क्योंकि ये जो हमारा रिटर्न ऑन एसेट्स है या जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है ये हमें अच्छे से बता देता है। फॉर एग्जांपल मैंने अपने बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करनी थी, हाँ मैंने अपना बिजनेस खोलना था, मैंने मशीन्स लाने के लिए बनानी थी या जो भी, तो मैंने इन्वेस्टमेंट करनी थी। अब मैंने सपोज 5 से 10 लाख की मशीनरी ले ली। अब क्या मेरे को उतना रिटर्न मिला, क्या मेरा उतना प्रॉफिट हुआ या नहीं हुआ,
ये सारी चीजें बताता है EVA और ROI, यानी कि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। ठीक है जी, तो ये था। अब इसको कैलकुलेट कैसे करने हैं ये आप देख लेना, बिकॉज ये प्रैक्टिकल पार्ट में आ जाते हैं। ठीक है, राइट नाउ वी आर नॉट डूइंग दैट, दिस इज प्रैक्टिकल। ठीक है, थ्योरी मैंने आपको बता दी। थ्योरी में जस्ट हमने एक मीनिंग बताना है उसका, इन्वेस्टमेंट सेंटर का। देन हमने उसमें बताना है कि वो उसका लाइक कैसे मेजर करते हैं, एसेट्स टू जनरेट प्रॉफिट इसका देखते हैं। उसके बाद हमने दो मेथड्स बता देने हैं, ROI एंड EVA। ठीक है, इनकी डेफिनेशन दे दी है नहीं है, एंड इनका फॉर्मूला लिख देना है, दैट्स इट। और इससे ज्यादा करने की जरूरत हमें नहीं है। सो आई होप इट्स क्लियर टू यू। हमारा यहाँ तक अब हमारा हो गया है रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग वाला पार्ट। ठीक है जी, यहाँ से हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग वाला पार्ट खत्म हो गया है। इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे ट्रांसफर प्राइसेस से। ये भी 2-3 पेजेस का ही है। ठीक है जी, तो इसके बाद हमारा जो चैप्टर है ये वाला खत्म हो जाएगा। इसको हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। एंड आज हमने कंप्लीट कर लिया अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग का। आई होप इट्स क्लियर टू यू। So in the next lecture, we'll be doing transfer prices. Thank you.